हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो जैसे कि आपको पता है हमने शुरुआत की है प्रारंभ सीरीज से, तो ये हमारे प्रारंभ सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम फार्माकोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि बीटी यूपी, एचएसबीटी और बाकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को अगर देखा जाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने इन सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है, एनालाइज किया है और उनमें सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछने जाने वालों को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्या होता है? सल्फोनामाइड्स आर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो अब हमारे दिमाग में आता है सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, तो क्या वो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं या क्या वो बैक्टीरियोसाइडल हैं? तो सल्फोनामाइड जो हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स है। वो क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स। तो अब फार्माकोलॉजी का एक रूल होता है कि अगर कोई वर्ड है उसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको उसका वर्ड का मतलब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया और स्टैटिक का मतलब क्या है? रुकना। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो रोकता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, तो इससे हमें क्लियर हुआ बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है? बैक्टीरियोसाइडल वो एजेंट्स है जो बैक्टीरिया को किल करे। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने वाले एजेंट्स को हम कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो क्या बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स भी बैक्टीरिया को किल करते हैं? नहीं, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकते हैं। ठीक है, तो क्या है? सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि सल्फोनामाइड्स जो है वो स्ट्रक्चरल एनालॉग है ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चरल एनालॉग कौन है? सल्फोनामाइड्स। ये प्रॉपर्टी उसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सल्फोनामाइड पापा के जैसा दिखने की वजह से ही अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है वो शो कर पाता है। अब ये कैसे कर पाता है हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे। ठीक है, और फिर ये सल्फोनामाइड जो है वो नॉट सूटेबल फॉर एनारोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एनारोबिक कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? जो कि ग्रो करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उन बैक्टीरियाज के लिए सल्फोनामाइड ड्रग सूटेबल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि पाबा जो है, पाबा रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया को फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर पाबा नहीं हुआ तो बैक्टीरिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। तो पाबा बहुत जरूरी है कुछ बैक्टीरियाज में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो आइए एक डायग्राम से समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मान के चलते हैं ये हमारा एक कल्चर मीडिया है। ठीक है, और इसके अंदर ये रहा एक बैक्टीरिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया लेके चलते हैं कि ये हमारा बैक्टीरिया है। अब इसके कल्चर मीडिया में क्या प्रेजेंट होगा? जो जो बैक्टीरिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड होगा वो सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गए, वाटर हो गया या पाबा इटसेल्फ। पाबा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने बाकी चीजें तो प्रेजेंट है लेकिन ये डॉटेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है किसको? कि पाबा। ये पाबा प्रेजेंट है इन सेल मीडिया। बैक्टीरिया को जब भी ग्रोथ की जरूरत होगी वो यहां से पाबा को इनटेक कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने कहां से लिया पाबा को? फ्रॉम दी सराउंडिंग मीडिया। और उसको ग्रोथ करने के लिए पाबा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो पाबा को कन्वर्ट करता है किसमें? फॉलिक एसिड में। और इस रिएक्शन के थ्रू आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो पाबा स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब क्या है कि अब हमें इस बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोकना है। अब इसके ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोगों ने कौन से ड्रग्स दिए हैं? अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है सल्फोनामाइड। तो मान लीजिए अब इधर भी आया सल्फोनामाइड, और अभी मैंने बताया था सल्फोनामाइड क्या है? स्ट्रक्चरल एनालॉग है। किसके स्ट्रक्चरल एनालॉग है? पाबा के। तो मतलब वो पाबा और सल्फोनामाइड अगर दोनों को एक साथ रखा जाए तो उन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसमें? केमिकल मोइटी में उनके ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काफी हद तक सेम दिखते हैं ये। तो बैक्टीरिया को समझ नहीं आ पाता है कि कौन सा पाबा है और कौन सा सल्फोनामाइड है। तो बैक्टीरिया हो गया कंफ्यूज। अब बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया इन सल्फोनामाइड को ही इनटेक कर लिया। अब सल्फोनामाइड को अगर इनटेक कर लेगा तो क्या होगा? अब आगे फॉलिक एसिड नहीं बनेगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यही चीज लिखी हुई है कि बैक्टीरिया क्या करता है? टेक पाबा फ्रॉम द सराउंडिंग मीडिया एंड प्रिपेयर फॉलिक एसिड, लेकिन
व्हेन सल्फोनामाइड्स आर एडमिनिस्टर्ड, जब सल्फोनामाइड दिया जाता है तो बैक्टीरिया कैन नॉट डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफाई बिटवीन पाबा एंड पैरा अमीनोबेंजीन सल्फोनामाइड ड्यू टू केमिकल रिजेंबलेंस, क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं केमिकली, इसलिए उनको उनके बीच में डिफरेंस वो नहीं कर पाता और सल्फोनामाइड को इनटेक करेगा तो फिर क्या होगा, आगे फॉलिक एसिड नहीं बनेगा एंड एट द एंड उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगी। आइए इसको थोड़ा केमिकल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर देखिए पाबा मतलब पैरामिनोबेंजोइक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू डाइहाइड्रोफोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोटेरोवेट सिंथेस के प्रेजेंस में। अब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। फर्दर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्यूरिन एंड प्यूरिन फर्दर गेट्स कन्वर्टेड इनटू डीएनए। तो इस तरीके से ग्रोथ का जो साइकिल है वो होता है किसका, बैक्टीरिया का। लेकिन अब आ गया है सल्फोनामाइड, तो पर्टिकुलरली इस स्टेप को अफेक्ट किया कौन, सल्फोनामाइड कंपीट किया विथ पाबा और पाबा से जो आगे फोलिक एसिड बन रहा है अब वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि पाबा तो अंदर आया ही नहीं बैक्टीरिया सेल में, तो पाबा से वो कंपीट किया और आगे का प्रोसेस, ये आगे के प्रोसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा आता है, सल्फाडायाजीन इज शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड क्लास ऑफ ड्रग। एंड देन अब हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग की, तो लॉन्ग एक्टिंग में आता है सल्फोडॉक्सिन एंड सल्फामेथोपायराजीन। तो ये वर्ड्स को स्प्लिट करके भी याद करने में आसानी होगी आपको, आप उसको स्प्लिट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, तो उसके बीच का जो है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन से आएंगे, सल्फा मेथोऑक्साजोल। ठीक है, सल्फा मेथोऑक्साजोल इज इंटरमीडिएट एक्टिंग। अब आते हैं, बात करते हैं हम स्पेशल पर्पस वाले ड्रग्स की, तो इसमें आते हैं सल्फासेटामाइड, सल्फासैलाजीन, सिल्वर सल्फाडायाजीन एंड मेफेनाइड। ओके, तो स्पेशल पर्पस वाले का मतलब क्या हुआ, या तो वो टॉपिकली यूज हो रहे होंगे या फिर वो आई ऑइंटमेंट्स में यूज होते हैं, तो इन टाइप के जो ड्रग्स रहते हैं ना उनको हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस ड्रग्स। ओके, अब क्या है, टॉपिकली में इन चारों में, स्पेशल पर्पस के इन चारों में से 3 जो ड्रग्स हैं वो टॉपिकली यूज होते हैं, जैसे कि सल्फासेटामाइड, मेफेनाइड एंड सिल्वर सल्फाडायाजीन। पुअरली एब्जॉर्ब कौन से होते हैं, वो है सल्फासैलाजीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इनके बैक्टीरिया स्पेक्ट्रम में। बैक्टीरिया स्पेक्ट्रम में मतलब कौन से वो बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, कौन से बैक्टीरिया को ट्रीट करने में वो हेल्प करते हैं, या फिर उनकी कैसी वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वो इनहिबिट करते हैं ग्राम पॉजिटिव को एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो ज्यादातर बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे वो इनइफेक्टिव है। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे वो अपना इफेक्ट शो करते हैं, वो उनको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सल्फोनामाइड्स ट्रीट करते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया से, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई, एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, विब्रियो कॉलेरी। अब एक पॉइंट आता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अगर कोई पस प्रेजेंट है, कोई ब्लड प्रेजेंट है या कोई टिश्यू प्रेजेंट है, टिश्यू का कोई ब्रेकडाउन प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि सल्फोनामाइड अगर इनटेक किया गया तो वो अपना एक्शन शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो पस है, फॉर एग्जांपल अगर पस प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पाबा का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगा, तो इसकी वजह से अगर सल्फोनामाइड दिया भी गया तो उसका इफेक्ट जो है वो शो नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस की ओर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अब सल्फोनामाइड दिया भी जाए तो भी वो अपना बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया ने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो करेगा ही। तो अब इस ड्रग को देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके रेजिस्टेंस में। तो वो रेजिस्टेंस कर सकता है म्यूटेशन, या तो कुछ म्यूटेशन वो कर लिया हो जिसके वजह से सल्फोनामाइड का इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ वो अल्टरनेट मेटाबॉलिक पाथवे ढूंढ लिया हो। जैसे कि मान के चलिए कि अगर एक तरीका है फॉलिक एसिड बनाने का, लेकिन अब क्या हुआ कि सल्फोनामाइड दिया और रेजिस्टेंस हो गया। अब बैक्टीरिया ने क्या सोचा कि ये तरीके से तो मैं फॉलिक एसिड नहीं बना पा रहा हूं, एक काम करता हूं
दूसरा कोई मेथड देख लेता हूं, दूसरा कोई तरीका जिसकी वजह से, कोई और पाथवे जिसकी वजह से फॉलिक एसिड और अल्टीमेटली डीएनए बन जाए, तो फिर क्या है, हम लोग उससे रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो ऐसा कोई मेटाबॉलिक पाथवे के वजह से भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लोअर परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर परमिएबिलिटी लो है सल्फोनामाइड की, तो सल्फोनामाइड अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस कॉज हो गया। बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की, तो एडवर्स इफेक्ट है यूरिनरी इरिटेशन। यूरिन में अगर इरिटेशन हो, यूरिनरी इरिटेशन हो, तो ये एक एडवर्स इफेक्ट है। हिमैटोयूरिया, हिमैटोयूरिया क्या मतलब है, हिमैटोयूरिया का मतलब यूरिन में ब्लड का पाया जाना, उसको कहते हैं हिमैटोयूरिया। फिर आता है एल्ब्यूमिन यूरिया। एल्ब्यूमिन जो एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, अगर वो यूरिन में आता है तो उसको कहते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया। और कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी जैसे भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब रैशेस पूरी बॉडी में, फीवर भी हो सकता है, और फोटोसेंसिटिविटी भी हो सकती है। और आता है हीमोलाइटिक अनीमिया। अब यूजेस की बात करें तो ये यूटीआई में यूज होता है। यूटीआई में सल्फोनामाइड यूज कर सकते हैं, या मलेरिया में यूज कर सकते हैं, या टॉपिकली, अभी मैंने बताया था 3 ड्रग्स जो कि टॉपिकली यूज होता है, तो ये सारे यूजेस हुए सल्फोनामाइड के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन ब्रीफली फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का फार्माकोलॉजी हमें बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, तो उसके बाद हम उसकी फार्माकोलॉजी को बता पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो सबसे पहले कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि जैसे सबसे पहले स्टार्ट होता है ये नर्व एंडिंग में, ठीक है। क्या होता है इसमें, एसिटाइल कोलिन जो है इन और कोलिन दोनों मिलकर बनाता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल को एंजाइम ए और कोलिन मिलकर बनाता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब ये कोलिन आता कैसे है, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होता है, ये येलो कलर का ये है ट्रांसपोर्ट से कोलिन अंदर आया और इन एक्सचेंज क्या जाता है, सोडियम बाहर जाता है। तो ये एंटीपोर्ट है, कोलिन सोडियम का एंटीपोर्ट है, जिसके वजह से कोलिन अंदर आया, सोडियम बाहर गया, और उसके बाद फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, एसिटाइल कोलिन। फिर एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाता है इन वेसिकल्स। चलिए वेसिकल्स में स्टोर हो गया, अब क्या आया, स्टिमुलाई आया। स्टिमुलस आने की वजह से कैल्शियम जो है वो अंदर आता है, कैल्शियम, बहुत सारे कैल्शियम इन्फ्लक्स हुए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वेसिकल्स को पुश करेगा कि वो मेम्ब्रेन की तरफ आए। मेम्ब्रेन की तरफ आने के बाद जो एसिटाइल कोलिन है वो निकल के उस स्पेस में आ जाएगा, और इस स्पेस को कहते हैं, ये जो स्पेस है इसको कहते हैं साइनेप्टिक जंक्शन। तो अब क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन इस साइनेप्टिक जंक्शंस में आ गया, ओके। अब साइनेप्टिक जंक्शंस में आने के बाद या तो वो अटैच होगा दोनों किस रिसेप्टर से, मस्कुरानिक रिसेप्टर से, या वो अटैच होगा निकोटिनिक रिसेप्टर से, ओके। अब मस्कुरानिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स का मतलब क्या है, वो कहां कहां प्रेजेंट है। मस्कुरानिक रिसेप्टर्स अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट रहते हैं, निकोटिनिक अलग अलग लोकेशंस में प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए डिपेंड करता है कि ये एसिटाइल कोलिन कहां पे रिलीज हुआ है, वो उसका एक्शन वहां पे शो करता है। अब देखिए कि अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, कुछ एसिटाइल कोलिन यहाँ पे साइनेप्टिक जंक्शंस में जो बच गए हैं वो डिग्रेड होता है इन प्रेजेंस ऑफ कोलिन एस्टरेज एंजाइम टू एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन। अब ये कोलिन जो है यहां से वापस रीअपटेक हो जाएगा और फिर वो जाके वापस स्टोर हो जाएगा किसमें, वेसिकल्स में, ठीक है। तो ये पूरा हुआ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। नॉर्मल केस में ये चीजें हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स दें, कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स दें, कोलिनोमिमेटिक एजेंट्स दें, तो क्या होगा। तो अब देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम को इंक्रीज, जो वो फंक्शन कर रहे हैं उसको ही मिमिक कर रहे हैं, उसको ही उसके जैसा ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कोलिनर्जिक ड्रग्स कैसे काम करेंगे, या तो वो डायरेक्टली इन रिसेप्टर्स से जाकर अटैच होकर सेम एक्शन शो कर दें, या दूसरा ऑप्शन क्या है, हम एसिटाइल कोलिन को बढ़ा दें। अब एसिटाइल कोलिन कैसे बढ़ सकता है, आप इसके डिग्रेडेशन पाथवे को
बंद कर देंगे तो एसिटाइल कोलिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो डिग्रेडेशन पाथवे में क्या यूज हो रहा था? कोलिन एस्टरेज एंजाइम यूज हो रहा था। तो अब इस कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर दीजिए तो क्या होगा? एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा और कोलिनर्जिक सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिसके वजह से कोलिनर्जिक ड्रग्स काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे शो करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम में मस्क्यूरैनिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। निकोटिनिक में भी दो होते हैं, न्यूरो गैंग्लियोनिक और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। और अब आते हैं मस्कुरैनिक की बात करें तो अलग अलग रिसेप्टर्स अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट रहते हैं और अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। तो जैसे कि बात करें अगर M1 की, तो M1 प्रेजेंट रहता है स्टमक में, ये इंक्रीज करता है HCl को। एंड इन ब्रेन क्या होता है? M1 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, वो कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है। M2 रिसेप्टर क्या करता है? M2 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट रहता है और वो कॉज करता है ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट अब आते हैं, बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स की। M3 रिसेप्टर्स क्या है? M3 रिसेप्टर्स उन जगह पे प्रेजेंट रहते हैं जहां पे स्मूथ मसल्स हैं, जैसे कि ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में क्या करेंगे? वो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। यूट्रस में वो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। किसका कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे? डेक्सट्रूशर मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। नेक्स्ट आता है GIT। GIT में वो इंक्रीज करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को और आई में वो कॉज करता है मियोसिस। अब आगे बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले आप इन तीनों वर्ड्स को ध्यान में देखिए, ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। आप इनके कोलिनर्जिक ड्रग्स के जगह पे कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं या फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, अब इनका मतलब एक बार समझ लेते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। कोलिनर्जिक में कोलिनोमिमेटिक वर्ड को स्प्लिट किया, देखा कोलिनो मतलब कोलिनर्जिक, मिमिटिक मतलब जो उसको मिमिक करे, पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जो मिमिक करे उसको कहते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। चलिए कोलिनर्जिक ड्रग्स का जैसे मैंने आपको बताया था कि दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है। डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब कि वो डायरेक्टली जाके उस रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाए और कोलिनर्जिक सिस्टम का जो एक्शन है वही एक्शन शो करे, उसको कहते हैं डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें आता है एसिटाइल कोलिन, पिलोकार्पिन, बेथानिकॉल, मेथानिकॉल, कार्बाकॉल, मस्क्यूरैनिन। नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्टली की बात करें। इनडायरेक्टली जो कि वो एंजाइम को इनहिबिट करके इनडायरेक्टली हमारे एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज करते। तो उसको अगर हमारा एंजाइम कौन सा था? कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स होंगे फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग। कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर को हम एंटी कोलिन एस्टरेज भी कह सकते हैं और ये वर्क करते हैं दो तरीके से, या तो वो रिवर्सिबली इनहिबिट हो सकते हैं या तो वो इरिवर्सिबली इनहिबिट हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल इनहिबिशन और इरिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब क्या है। रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब होता है कि ये एंजाइम के पास जाके अटैच हुआ, ठीक है, अटैच हुआ ये ड्रग जाके और अटैच होने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया और जब इनका काम हो गया तो वो डिटैच हुआ, लेकिन उसने एंजाइम को कुछ हार्म नहीं किया है, तो ये हुआ रिवर्सिबल इनहिबिशन। लेकिन इरिवर्सिबल ड्रग्स अगर गए जाके अटैच हुए एंजाइम से और उन्होंने इस एंजाइम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, वो दोबारा कभी यूज नहीं हो सकता है, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन में भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है, सब क्लासिफाई किया गया है। कौन से? लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल में आते हैं फाइसोस्टिग्मिन, टैकेरिन, डोनेपेजिल, रेवास्टिग्मिन एंड वाटर सॉल्युबल में आते हैं नियोस्टिग्मिन, इड्रियोफोर्मियम। नेक्स्ट इरिवर्सिबल में क्या आते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में मेलाथोइन, पैराथियोन एंड एक्टियोथियोफेट एंड कार्बामेट्स में आ रहे हैं। अच्छा, इन सारे जो ड्रग्स हैं, ये जो पूरे आप देख रहे हो इरिवर्सिबल ड्रग्स में, ये पूरे जो इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं ये कभी भी ह्यूमंस में यूज नहीं होते हैं। अच्छा, लेकिन क्या सारे ह्यूमंस में यूज नहीं हो रहे हैं? नहीं, ये जो ड्रग है इक्टोथियोफेट सिर्फ यही है जो ह्यूमंस में यूज होता है, बाकी सारे ड्रग्स ह्यूमंस में यूज नहीं होते हैं। अच्छा, तो बाकी वो कहाँ यूज होते हैं? जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, तो इन सारी चीजों में ये सारे ड्रग्स यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं ये पर्टिकुलरली किस साइड पे जाके कैसे फंक्शन शो कर रहे हैं। तो बात करते हैं पिलोकार्पिन का। तो ये प्यूपल में है। प्यूपल कहाँ? आई में। तो आई मैंने कहा बताया था कहां पे है? M3 रिसेप्टर्स। तो M3 रिसेप्टर्स में क्या करेगा? मियोसिस कॉज करेगा और इसी वजह से वो यूज होता है इन ग्लाउकोमा।
नेक्स्ट आते हैं कार्बाकॉल पे। कार्बाकॉल क्या है? कार्बाकॉल वो ड्रग है जो कि कॉमन होता है, कॉमनली वो दोनों जगह काम करता है, किसमें? निकोटिनिक और मस्कुरानिक रिसेप्टर्स पे। तो कार्बाकॉल को हम याद कैसे करें? कार्बाकॉल मतलब सी फॉर कार्बाकॉल एंड सी फॉर कॉमन। आगे बढ़ते हैं बेथैनिकॉल पे। बेथैनिकॉल का मतलब हुआ कि वो ब्लैडर पे प्रेजेंट है, ये ड्रग ब्लैडर में काम करता है। और ब्लैडर क्या है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट थे? स्मूथ मसल्स में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे? M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। तो ये किस चीज के ट्रीटमेंट में यूज होगा? यूरिनरी रिटेंशन। अच्छा, इसको समझते हैं कि यूरिनरी रिटेंशन में ये काम हो रहा है, तो क्या, कैसे? तो देखिए, अभी मैंने बताया था कोलिनर्जिक सिस्टम में M3 रिसेप्टर्स जो है वो ब्लैडर में प्रेजेंट रहते हैं और वहां पे क्या करते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, किसका? एक्सट्रूशन मसल्स का। तो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो यूरिनेशन करा रहे हैं, ओके। तो अब कहीं भी यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन रिटेन हो रहा है और अगर हमें यूरिनेशन कराना है तो हम ये क्या यूज कर सकते हैं? बेथैनिकॉल। अब आता है मेथाकॉल। मेथाकॉल क्या है? ये प्रेजेंट है मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम मतलब हार्ट। हार्ट में कौन से रिसेप्टर्स थे? M2 रिसेप्टर्स। और हार्ट में वो M2 रिसेप्टर्स क्या काम कर रहे थे? ब्रेडिकार्डिया करने का कॉज करने का काम कर रहे थे। तो हम इसको यूज करेंगे, अगर किसी पेशेंट में ट्रैकीकार्डिया है तो हम इसको यूज करेंगे, इस ड्रग को यूज करेंगे ताकि उसका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना इनडायरेक्टली एक्टिंग में, दैट इज फाइसोसिस्टिगमिन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइसोसिस्टिग्मा विनोमिनस। ओके, ये क्या करेगा? मियोसिस कॉज करेगा, तो इसके वजह से ये यूज होगा इन ग्लाउकोमा, ड्रग ऑफ चॉइस इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। अब आते हैं स्टिग्मिन। तो इसमें ये यूज होता है इन पोस्ट ऑपरेटिव रिटेंशन माइस्थेनिया ग्रेविस में, एंड इड्रोफोनियम यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स में। अच्छा, एंटीकोलिनर्जिक, जो कोलिनर्जिक सिस्टम अभी मैंने पूरा बताया है उसका एग्जैक्टली अपोजिट काम करने को कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। वो एग्जैक्टली अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक सिस्टम दो रिसेप्टर्स पे काम कर रहे थे, मस्कुरानिक और निकोटिनिक। तो एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम जो है ये इन दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, इनका जो फंक्शन शो रहा था उनको ऑपोजिट करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे दो डिवाइड किया एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, इन एंटी मस्कुरानिक एजेंट्स होंगे और एंटी निकोटिनिक एजेंट्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम है, एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम। तो जो भी कोलिनर्जिक सिस्टम ने काम किया था एग्जैक्टली उसको ऑपोजिट काम करने को हम कहेंगे कि वो एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम का, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का काम है। तो अब देखिए, मस्कुरानिक रिसेप्टर्स में क्या था? M1 कहां प्रेजेंट था? स्टमक में प्रेजेंट था, और कोलिनर्जिक सिस्टम में वो इंक्रीज कर रहा था HCl को, तो यहां क्या करेगा? यहां HCl को डिक्रीज करेगा। और ब्रेन में वो इंप्रूव कर रहा था कॉग्निटिव फंक्शन को, तो यहाँ पे कॉग्निटिव फंक्शन को वो इंप्रूव नहीं कर रहा होगा, वो उसको डिक्रीज कर रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं M2 रिसेप्टर्स पे। M2 रिसेप्टर्स हार्ट में प्रेजेंट था और कोलिनर्जिक सिस्टम में वो क्या कर रहा था? ब्रेडिकार्डिया कॉज कर रहा था, और यहाँ पे वो क्या करेगा? ट्रैकीकार्डिया कॉज करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं M3 रिसेप्टर्स पे। M3 रिसेप्टर्स क्या है? स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स में क्या कर रहा है वो? स्मूथ मसल्स में कहां कौन कौन से स्मूथ मसल्स? ब्रोंकाई हो गया, यूट्रस हो गया, GIT हो गया, ठीक है। अब ब्रोंकाई में क्या करेगा वो? वहां पे कोलिनर्जिक सिस्टम में क्या हो रहा था? ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? ब्रोंकियल रिलैक्सेशन होगा। अच्छा, ब्रोंकियल रिलैक्सेशन है तो ये किस डिजीज में यूज हो सकता है? अस्थमा में क्या ये यूज हो सकता है? सोच के देखिए, क्या होता है अस्थमा में? हमें ब्रोंकाई को रिलैक्स करने की जरूरत होती है, तो हम अस्थमा में ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं यूट्रस में। तो यूट्रस यहाँ पर रिलैक्स कर रहा है यूट्रस को। यूट्रस रिलैक्स कैसे हो रहा है? रिलैक्सिंग ऑफ डेक्सट्रूसस मसल्स। अब आते हैं GIT में, तो ये इंक्रीज करता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को। अब बात करते हैं अगर निकोटिनिक एजेंट्स की। निकोटिनिक यहाँ पे ये ब्लॉक करेगा NM एंड NG ब्लॉकर, मतलब न्यूरोमस्कुलर एंड न्यूरोगैंग्लियन दोनों ही रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर रहा है। तो न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक करने की वजह से ये कौन सा फंक्शन शो कर रहा है? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का फंक्शन शो कर रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें कि लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मस्कुरानिक एजेंट, जो कि मस्कुरानिक रिसेप्टर्स को जो ब्लॉक कर रहे हैं उनको कहते हैं एंटी मस्कुरानिक एजेंट्स। चलिए फिर इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन में ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल एल्कलॉइड्स एंड दूसरा है सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक एंटी मस्कुरानिक एजेंट्स। नेचुरल एल्कलॉइड्स बेलोडोना एल्कलॉइड्स, ठीक है। तो
तो नेचुरल एल्कोलॉइड्स वाले हैं जो कि एट्रोपिन, जो नेचुरली हमें मिलते हैं, नेचर से जो मिलते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल एल्कोलॉइड्स। इसमें आते हैं एट्रोपिन एंड हायोसिन। नेक्स्ट आते हैं सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक एंटी मस्कुरानिक एजेंट्स में। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हमने सिंथेसाइज किया हुआ है, इसको प्यूरिफाई किया हुआ है, और सेमी सिंथेटिक भी एंटी मस्कुरानिक एजेंट्स यूज किया है। तो अब ये एट्रोपिन से सिंथेसाइज किया है, एट्रोपिन के जो डेरिवेटिव्स हैं जो कि यूज करते हैं इन माइड्रियाटिक्स, अगर माइड्रियाटिक्स हो रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, तो यूज्ड एज माइड्रियाटिक्स है, ठीक है। क्योंकि क्या है, कोलिनर्जिक सिस्टम क्या शो कर रहा था, मियोसिस, तो एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम क्या शो करेगा, माइड्रियाटिक्स, ठीक है। माइड्रियाटिक्स में कौन से यूज हो सकता है एज अ माइड्रियाटिक्स, कौन से हैं, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। अब बात करते हैं हम एट्रोपिन डेरिवेटिव्स यूज्ड इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड ब्रोंकियल अस्थमा। अभी मैंने बताया था कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज हो सकते हैं। किस तरीके से यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो ब्रोंकियल डायलेशन कर रहे हैं। तो कौन कौन से ड्रग हैं, एप्राट्रोपियम, थायोट्रोपियम। तो ये सारे जो हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ये सारे ड्रग्स हैं, और दूसरी तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ये सारे वो डिजीज हैं जिसमें हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम यूज कर सकते हैं एट्रोपिन डेरिवेटिव in peptic ulcer, in antispasmodics and as a pre-anesthetic। Okay, pre-anesthetic का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, वो पेशेंट को हमने क्या किया है, वो उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर ने बोला है कि अब हाँ इसको सर्जरी करनी है, तो सर्जरी करने से पहले हम क्या देते हैं, एनेस्थीसिया, और एनेस्थीसिया से भी पहले जो एजेंट देते हैं उसको कहते हैं प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो ये एज अ प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स में भी यूज करते हैं, और इसको हम इसमें भी देते हैं एट्रोपिन डेरिवेटिव्स में। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफाई एंटी एरिथमिक एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि एंटी एरिथमिक चैप्टर से आया है, तो एंटी एरिथमिक में सबसे पहले जान लेते हैं कि एरिथमिया क्या होता है। एरिथमिया मतलब इर्रेगुलर हार्ट बीट, इर्रेगुलर रिदम ऑफ हार्ट, इसको हम कहेंगे अरिथमिया, और जो ड्रग्स इसको ट्रीट करेगा उसको हम कहेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एरिथमिया क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे है और उसका फार्माकोलॉजी कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिथमिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इर्रेगुलर रिदम को हम कहते हैं अरिथमिया। अब क्या है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या है, यूज टू कंट्रोल और करेक्ट कार्डियक रिदम, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि अरिथमिया है कितने टाइप के, तो अरिथमिया बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एट्रिया फिब्रिलेशन, देन आता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है, मान लीजिए ये नॉर्मल हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, अब इससे कम होने को ब्रेडिकार्डिया और उससे ज्यादा होने को ब्रैकीकार्डिया। अब अगर इर्रेगुलर हार्ट बीट है ड्यू टू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल की वजह से इर्रेगुलर हार्ट बीट है, तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर अरिथमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉज, ये होता किस किस की वजह से है। अगर कभी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन का एब्सेंस तो नहीं लेकिन कमी हो जाए काफी हद तक, मायोकार्डियम मतलब कि हार्ट में जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं ब्लड वेसल्स उसमें कमी हो जाए, तो इसको हम कहेंगे मायोकार्डियल हाइपोक्सिया, और इसके वजह से भी अरिथमिया कॉज होता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रॉमा के केस में भी अरिथमिया हो सकता है। कुछ ड्रग्स हैं जो कि साइड इफेक्ट शो करते हैं या एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं, किसका, अरिथमिया कॉज कर लेते हैं, या कुछ ड्रग्स हैं वो दूसरे ड्रग्स के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेट होके या एडअप होके इंटरैक्ट करके भी अरिथमिया शो करते हैं। या फिर इनफैक्ट अगर एक बात बताऊं तो क्या है कि अरिथमिया जो है एंटी अरिथमिक ड्रग्स के भी कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये ड्रग्स भी कॉज करते हैं अरिथमिया। अब क्या है कि जो हार्ट में सिग्नल्स कैसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट से, सोडियम पोटेशियम इन सारे के बैलेंस होती है, अगर इनमें डिस्टर्बेंस आए, अब इनमें डिस्टर्बेंस आएगी तो भी अरिथमिया कॉज हो सकती है। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स में, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीलिंग टायर्ड, चेस्ट पेन, लूजिंग कॉन्शियसनेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, मैकेनिज्म, एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स। देखिए 2 टाइप का मैकेनिज्म है, एक है एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स, एक है एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ठीक है। अब या तो इंपल्स एबनॉर्मली जनरेट हो रहा है या तो एबनॉर्मली कंडक्ट हो रहा है।
तो दोनों ही केस और दोनों ही केस डिफरेंट है। अब एबनॉर्मल जनरेशन में क्या है, अल्टर्ड नॉर्मल ऑटोमेटिसिटी या एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी है। ऑटोमेटिसिटी का क्या मतलब है कि इंपल्स ऑटोमेटिक खुद से जनरेट हो रहा है, तो कई जगह हार्ट में ऑटोमेटिसिटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर वो एबनॉर्मली ऑटोमेटिसिटी हो रही है तो जिसके वजह से क्या है, हार्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा, रिदम फ्लक्चुएट करेगा और इसकी वजह से अरिदमिया कॉज होगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन अर्ली एंड डिलेड। दूसरे तरफ आते हैं एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इंपल्स, इसमें आता है री एंट्री एंड कंडक्शन ब्लॉक। इसको मैं एक एग्जांपल से, एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पाथवे है, ये एक रास्ता है जहां से दो रास्ते जा रहे हैं, तो क्या है, कंडक्शन यहां से आया और ये स्प्लिट हुआ, ये है नॉर्मल केस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज आ गए, कुछ ब्लॉकेज आया जिसकी वजह से अब कंडक्शन यहां से ना होके यहां से आने वाले कंडक्शन यही जा रहा है, तो क्या हुआ, इसमें एड ऑन हो गया, इरेगुलर, जो होता नहीं था पहले वो चीज हो रही है। तो इसके वजह से, किसकी वजह से, कंडक्शन ब्लॉक के वजह से, तो ये क्या है, इसके वजह से अरिदमिया कॉज हो सकती है। तो डिग्री जो है 1, 2, 3 ये डिपेंड करेगी कि सीवियरिटी क्या है, कंडक्शन ब्लॉक का सीवियरिटी क्या है, वो इसकी इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी डिग्री का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फेजेस ऑफ नर्व कंडक्शन कौन कौन से हैं। तो बहुत ध्यान से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि मान के चलिए ये नर्व है, नर्व अपना, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या है, यहाँ पे अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, और ये मान के चलिए ग्राफ है जिसमें ये नॉर्मली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अभी सब कुछ नॉर्मल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन सेल इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड, ठीक है। इस फेज में जो हार्ट है वो डायस्टोल में, मतलब रिलैक्स फेज में रहता है। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स, हार्ट अभी कोई ऐसा फंक्शन नहीं शो कर रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने की वजह से इनफ्लक्स होगा किसका, इनफ्लो होगा किसका, सोडियम का, सोडियम का इनफ्लक्स होगा। सोडियम अब अंदर आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको हम कहते हैं किस, क्या, रैपिड डीपोलराइजेशन फेज। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनफ्लो ऑफ सोडियम। ग्राफ में इसको कैसे करेंगे कि ये जो है पॉजिटिव की तरफ ग्राफ बढ़ेगा बहुत तेजी से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम चैनल अब बंद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट फेज में क्या आएगा, पोटेशियम बाहर आएगा, पोटेशियम के साथ साथ क्लोराइड भी बाहर आ रहे हैं। अब पोटेशियम कम बाहर आता है, क्लोराइड ज्यादा बाहर आता है, इसके वजह से अंदर नेगेटिव होने लगता है और बाहर पॉजिटिव होने लगता है। तो ये क्या हुआ, रैपिड डीपोलराइजेशन, एक ही बार में तुरंत रैपिड डीपोलराइजेशन थोड़ा सा हुआ है ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ इनवर्ड फ्लो ऑफ सोडियम एंड स्टार्ट ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड आउटफ्लो फ्रॉम द सेल। अब क्या है, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट फेज आएगा, दैट इज प्लेट्यू फेज। तो ये जो फेजेस थे पहले, अगर आप स्टार्टिंग में देखें, ये जो फेज था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, ये फेज 4 कहते हैं हम इसको, और ये रैपिड डीपोलराइजेशन को 0 फेज कहते हैं, रैपिड रीपोलराइजेशन को फेज 1 कहते हैं, और ये प्लेट्यू फेज को फेज 2 कहते हैं, ठीक है। अब फेज 2 में क्या होता है कि बहुत तेजी से कैल्शियम अंदर आ रहा है, ठीक है। कैल्शियम अंदर आएगा और कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैल्शियम अंदर आया है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, लेकिन पोटेशियम थोड़ा थोड़ा बाहर जा ही रहा है। Plateau phase, during this phase calcium enters and potassium moves out leading to contraction. Next आता है phase 3। phase 3 में क्या है कि phase 3 में जो पोटेशियम है, कैल्शियम बंद हो गया है लेकिन पोटेशियम बहुत ही ज्यादा तेजी से बाहर जा रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से बाहर जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, जो नॉर्मल केस था। तो ये क्या है, ये है रैपिड रीपोलराइजेशन स्टेट वापस आया है, और जो नॉर्मल स्टेट था जहां पे अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव वाला, तो वो वापस आ गया है, और वापस इस फेज को हम कहते हैं 3, और वापस फेज 4 में हमारा एक्शन पोटेंशियल आ चुका है।
तो ये हमारा पूरा था नर्व कंडक्शन का फेजेस, और इनके अलग अलग फेज में अलग अलग ड्रग्स काम करते हैं और ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग। क्लास 1 इज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। क्लास 1 में मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आते हैं, इसको हम लोग सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट ए में क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिसोपेमाइड। देन आता है 1B में लिडोकेन, फिनोटोइन, और 1C में फ्लुकेनामाइड्स। अब आते हैं क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें प्रोपेनोलॉल, एस्मोलॉल, सोटेलॉल आते हैं। फिर आते हैं क्लास 3 में कुछ ड्रग्स आते हैं जैसे एमिड्रॉन एंड सोटेलॉल्स। क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापेमिल एंड डेल्टियाजम। ये सारे जो ड्रग्स हैं, ये क्लासिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, और ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 4 पे। डिस्कस इन डिटेल अबाउट NSAIDs। NSAIDs, इस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? इस वर्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि NSAIDs का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, ठीक है। अब इसके वर्ड्स को अगर एक एक वर्ड को पकड़ें और देखें तब हमें समझ आएगा इसका मतलब इसके खुद के वर्ड्स में ही छुपा हुआ है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब कि अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको ठीक करना है, अगर तो वो एजेंट्स को हम कहेंगे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, और उसमें अगर स्टेरॉयडल रिंग नहीं प्रेजेंट है तो वो है नॉन स्टेरॉयडल। तो स्टेरॉयडल वाले जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो ये शो नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। These drugs used to reduce inflammation and the pain arising from it as termed as anti-inflammatory agents। अब बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो जनरली यूज्ड एज एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। चलिए इसका डेफिनेशन है जो अभी मैंने आपको बताया था कि, और एक और बात कि ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं शो करेगा जैसे कि स्टेरॉइड थेरेपी में शो होते हैं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास स्टेरॉयडल रिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके पास स्टेरॉयडल प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब ये ड्रग्स जो हैं वो किस किस डिजीजेस में यूज होती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में पेन, रूमेटाइज्म, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ल्यूपस, एरिथ्रोमोसिस एंड, और ये जो ड्रग है, ये जो डिजीज है दैट इज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये डिजीज मतलब स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एल्कोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। तो इस डिजीजेस में ये ड्रग्स यूज हो सकते हैं, NSAIDs। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन में। तो इनके जो क्लासिफिकेशन है वो डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस कि ये कौन से एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे हैं। जैसे कॉक्स इनहिबिटर तो है ये, लेकिन क्या वो सेलेक्टिवली सिर्फ कॉक्स को इनहिबिट कर रहे हैं या वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स को इनहिबिट कर रहे हैं? अगर वो कॉक्स को भी इनहिबिट कर रहे हैं तो वो कौन से कॉक्स इनहिबिटर हैं? कॉक्स 1 को इनहिबिट कर रहे हैं या कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रहे हैं? तो इस बेसिस पे इनके क्लासिफिकेशन डिवाइडेड है। तो देखते हैं, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में आता है सैलिसिलाइड्स जिसमें आते हैं एस्पिरिन, देन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें आइबोप्रोफिन आता है, कीटोप्रोफेन आता है, फिर आते हैं एंथ्रालिनिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें आते हैं मैफेनिक एसिड। मैफेनिक एसिड आप सभी जानते होंगे क्योंकि मैफेनिक एसिड ऐसा ड्रग है जो कि यूज करते हैं किसमें, अगर कोई पीरियड्स में क्रैम्प्स या फिर अगर कोई मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उसमें हम यूज करते हैं क्या, मैफेनिक एसिड। मैफेनिक एसिड जैसे मेफ्टल स्पाज्म, ये हम लोग बहुत बार अपने घरों में देखे होंगे। आगे देखते हैं हम अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं डाइक्लोफेनाक एंड एसाइक्लोफेनाक, फिर आता है ऑक्सीकैम डेरिवेटिव जिसमें आता है पिरोक्सीकैम एंड टिनोक्सीकैम, बाकी पायरोल डेरिवेटिव इसमें आते हैं किटोरोलैक, इंडोल डेरिवेटिव्स हैं इंडोमेथासीन, देन आता है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अब नॉन सेलेक्टिव में भी प्रेफरेंशियली जो है अगर कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रहे हैं, मतलब वो कॉक्स 1 को भी कुछ हद तक करेंगे लेकिन प्रेफरेंशियली वो कॉक्स 2 को जो इनहिबिट कर रहे हैं वो ड्रग्स हैं निमोसोलाइड्स। अब आगे बात करते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स को, तो वो हैं सेलिकॉक्सिब। कॉक्सिब क्लास के ड्रग्स अगर बात करें बेसिकली तो वो आते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। फिर आता है
नेक्स्ट पार्ट जिसमें एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन नहीं शो करते हैं। इसमें आता है पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव जिसमें है पैरासिटामोल, और इसमें देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये डेरिवेटिव, ये वर्ड्स का मतलब होता है कि पैरा अमीनोफिनॉल ये केमिकली डेरिवेटिव्स हैं। तो ये अगर हम फार्माकोलॉजी से ज्यादा अगर हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए तो वो उस पार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, देन है बेंजोऑक्साजोसिन डेरिवेटिव्स। तो ये सारे हो गए क्लासिफिकेशन किसके, निसैट्स के। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या है, एंटी अब हाइपरटेंशन होता क्यों है। अगर मान के चलिए ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, नॉर्मल केस में ब्लड फ्लो हो रहा है तो इनके वॉल्स पे इतने प्रेशर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इनमें इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गया हो या वाटर ब्लड में बढ़ गया हो तो इन सब की वजह से क्या है कि ब्लड के वॉल्स पे प्रेशर लगेगा, ब्लड के वॉल पे प्रेशर लगेगा, जिसके वजह से ये भी एक कॉज है जिसके वजह से हाइपरटेंशन कॉज होता है। अगर हम इसको ट्रीट करना चाहते हैं तो जो ड्रग्स यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो ये बताया है इस वर्ड से कि ब्लड प्रेशर हम लोग जनरली बताते हैं किस फॉर्म में, एट्रियल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट होना, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स होना। एट्रिया का मतलब अगर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है तो जो अफेक्ट हो रहा है एट्रिया में, उस बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है। तो अगर नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 140 to 90 mm of Hg। अगर इससे ज्यादा किसी इंसान में बार बार अगर देखा गया, रिपीटेडली देखा गया, तो हम कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल है, वो हाइपरटेंशन का शिकार है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर द क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। जैसा अभी मैंने बताया था, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसके वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा है, तो उनको ट्रीट करने वाले एजेंट्स को कहेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स में भी, डाययूरेटिक्स पहले यूज होते हैं, डाययूरेटिक्स क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बॉडी में, उनको रिमूव करने के लिए डाययूरेटिक्स यूज होते हैं। ये इंक्रीज करते हैं यूरिन के फ्लो को। ठीक है, अब क्या है, अभी मैंने बताया जैसे कि बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ब्लड में होंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, वाटर को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हाइपरटेंशन बढ़ेगा। तो हम अगर इस इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर दे तो क्या होगा, हमारा हाइपरटेंशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो डाययूरेटिक्स में कौन से, थायाजाइड डाययूरेटिक्स, हाई सीलिंग डायरेटिक्स को लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं। और हाई सीलिंग डायरेटिक्स जो है, इसमें आता है फ्यूरोसामाइड। ये क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके हैं, कार्डियक हार्ट फेलियर के। फिर आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में स्पेरेनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ACE इनहिबिटर का क्या मतलब है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये कैसे, इनको इनहिबिट करके हम अपना एक्शन कैसे शो करवा सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव का। तो देखिए, सबसे पहले किडनी क्या है, वो रिलीज करता है रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने देता है। अब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो अब एंजियोटेंसिन 2 जब बना तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो जिसके वजह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है तो ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम ACE को ही इनहिबिट कर दे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, तो फिर क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये काम किया। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, तो वो कौन से, प्रिल वाले ड्रग, जो लास्ट में प्रिल होते हैं, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, ये सारे ड्रग्स यूज होते हैं किसमें, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के फॉर्म में। अब या तो आप एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ही ब्लॉक कर दीजिए,
तो क्या होगा, आगे का फंक्शन नहीं शो का होगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं। तो एंजियोटेंसिन 2 अगर नहीं बन रहा है तो ऑटोमेटिकली वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब इसमें क्या है, सार्टन क्लास के ड्रग्स आते हैं जो कि लोसार्टन, टेल्मीसार्टन, बेलसार्टन, ये सारे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जैसे कि हमें पता है कैल्शियम क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन होगा और वो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करेगा। इसमें आता है वेरापेमिल, डेल्टियाजम, ठीक है, एम्लोडिपिन, नेफिडिपिन। अब आगे बढ़ते हैं बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर की ओर। एड्रिनर्जिक सिस्टम को अगर ब्लॉक करे तो भी हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन मिल सकता है। तो बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स में आते हैं प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल। आगे बढ़ते हैं बीटा प्लस अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स जैसे कि लैबेटेलॉल एंड कार्वेडिलॉल। आगे अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, इनको भी यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स का क्या मतलब है, वो सेंट्रली एक्ट कर रहे होंगे, सेंट्रल सिस्टम में जाके एक्ट कर रहे होंगे। और उसमें कौन से ड्रग्स हैं, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। बात करते हैं अगर हम लोग वेसोडाइलेटर्स की, तो वेसोडाइलेटर्स में आते हैं जो कि या तो एट्रिया को डायलेट कर रहे हो या एट्रिया के साथ वेनस को भी डायलेट कर रहे हो। अब बात करते हैं इसमें एट्रियोलर में, इसमें आते हैं हाइड्रोलेजीन, ठीक है। अब आते हैं एट्रियोलर प्लस वेन्योल्स, तो इसमें आएंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जो मैंने अभी पूरा सिस्टम बताया था, रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने देता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम लोग रेनिन को ही इनहिबिट कर दे तो ये पूरा सीक्वेंस होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में आते हैं एलिस्केरीन। आगे बढ़ते हैं अदर्स में, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर और आते हैं ग्लैंग्लियोनिक ब्लॉकर। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसमें है हमारा एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि ड्रग्स जो है हम लोग किस किस रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो लोकली आप अप्लाई करें, आप डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना देके लोकली उसको या तो स्किन पे अप्लाई करें या तो आप उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में दें। सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी क्या है, एंट्रल रूट से दे या पेरेंट्रल रूट से दे। एंट्रल रूट में आ गया या तो ओरली या तो सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का क्या मतलब हुआ, सबलिंगुअल का मतलब है टंग के नीचे से आपका देना, आपको ड्रग्स को देना, उसको कहते हैं सबलिंगुअल रूट। फिर आता है रेक्टल रूट के थ्रू भी आप दे सकते हैं। पेरेंट्रल में आते हैं इनहेलेशनल, इनहेल करके डायरेक्टली वो पेरेंट्रल रूट में कई ड्रग्स हैं जो इनहेलेशनल वे में भी दे सकते हैं। फिर आते हैं इंजेक्शंस में भी अब बहुत सारे टाइप्स आते हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि किस तरीके से इंजेक्शंस किस किस पार्ट्स में दे सकते हैं। फिर आते हैं ट्रांसडर्मल। फिर लोकल में आता है स्किन पे, या तो आप दे सकते हैं या तो इंट्रानेजल दे सकते हैं या ऑक्यूलर आई ड्रॉप्स के फॉर्म में दे सकते हैं या म्यूकोजल दे सकते हैं, जैसे कि थ्रोट, वजाइना, ईयर, माउथ, इन सारे फॉर्म में दे सकते हैं। और ये सारे क्या है, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। आगे बढ़ते हैं पेरेंट्रल रूट में। पेरेंट्रल रूट में बहुत सारे हैं। इससे को बढ़ने से पहले एक डायग्राम पे ध्यान देते हैं कि मान के चलिए ये है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या है, डर्मिस। ये एपिडर्मिस लेयर है, ये है हमारा एपिडर्मिस लेयर। इसके नीचे ये लेयर जो है ये है हमारा डर्मिस लेयर। अब इसके नीचे आएगा हमारा सबक्यूटेनियस लेयर और इसके नीचे आएगा हमारा मस्कुलर लेयर, ठीक है। अगर इंजेक्शन जो है वो दिया गया है मस्कुलर लेयर में तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर सबक्यूटेनियस में तो सबक्यूटेनियस, ठीक है। इंट्राडर्मल, डर्मिस में दिया इंट्राडर्मल, ठीक है, तो इंट्राडर्मल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। अब बात करते हैं इंट्रावेनस। डर्मस में ही प्रेजेंट रहते हैं वेन्स, अगर वेन्स में दिया गया है तो वो होगा इंट्रावेनस। तो इस तरीके से पेरेंट्रल रूट में डिफरेंट अगर हम मसल्स की बात करें डिफरेंट जगह दिया जाएगा, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो ये था हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, what are the various factors affecting absorption of
ड्रग्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे? अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं कैसे वो कैसे अफेक्ट करती हैं। पहले हम बात करेंगे फिजियोकेमिकल फैक्टर की। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स में कौन से आते हैं? ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। ड्रग सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट कर रहा है? ड्रग सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है? अगर ड्रग ज्यादा सॉल्युबल होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब होगा। अगर पार्टिकल साइज किसी ड्रग की छोटी है तो वो ज्यादा अब्सॉर्ब होगा एज कंपेयर टू अगर पार्टिकल साइज ज्यादा है। अगर पार्टिकल साइज छोटी हुई तो क्या होगा? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट है अफेक्टिव सरफेस एरिया का, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फस फॉर्म कैसे? एमॉर्फस फॉर्म जो है वो ज्यादा सॉल्युबलाइज होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे एग्जांपल्स हैं, ये बहुत सारे ड्रग्स में मेनली जो एमॉर्फस फॉर्म है वो ज्यादा सॉल्युबलाइज होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर सॉल्युबलाइज ज्यादा होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। हाइड्रेट्स और सॉल्वेट्स भी फॉर्म में एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। सॉल्ट फॉर्म, जैसे हमें पता है अगर सॉल्ट फॉर्म अगर ड्रग का है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर्ड कि अगर वो सॉल्ट फॉर्म नहीं है। तो अब सॉल्ट फॉर्म में अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। अगर ड्रग ज्यादा लिपोफिलिक है तो वो जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से इजिली पास हो जाएगा सॉल्युबलाइज होके और इस तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। पीकेए ऑफ अ ड्रग अगर और पीएच, देखिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग पीएच होता है। अगर हम लोग ड्रग की बात करें, अगर ओरली दिया गया है तो उसका ईसोफेजस में और इसके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इन सब में अलग अलग इसका क्या होगा? पीएच होगा। तो उस हिसाब से अफेक्ट करेगा क्या? इसका एब्जॉर्प्शन। तो अब ड्रग की सॉल्युबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताई थी, अगर ज्यादा सॉल्युबल है उस मीडिया में तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पार्ट है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। अगर किसी ड्रग का किसी ड्रग जो कि ड्रग डोसेज फॉर्म है, अगर टैबलेट्स या कैप्सूल, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कम है तो वो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सिमिलरली डिसोल्यूशन टाइम में भी अगर डिसोल्यूशन टाइम कम है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, फिर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, किस टाइप के फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, किस टाइप के एक्सिपिएंट्स यूज हो रहे हैं, किस डिसइंटीग्रेंट्स यूज हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे है। अगर वो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। अब बात करते हैं डोसेज फॉर्म की। तो अभी मैंने बताया था कि टैबलेट्स जो हैं, टैबलेट्स का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम टैबलेट्स का अलग होता है। वही सिमिलरली अगर कैप्सूल्स में बात करें तो कैप्सूल्स में अलग अलग डोसेज फॉर्म आते हैं, जैसे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो इनके एब्जॉर्प्शन अलग अलग होंगे, ठीक है। और वो कैसे किस एक्सिपिएंट से बने हैं, उनका क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है उनका एब्जॉर्प्शन। आगे बढ़ते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में। तो अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पेरेंटल रूट में उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और उनकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। वही ओरल रूट में एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी भी अफेक्ट करता है। बात करें एज की तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बड़े लोग होते हैं, कंपैरेटिवली बच्चों से कंपेयर करें तो उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, उनके बॉडी में एब्जॉर्प्शन उस ड्रग का ज्यादा होता है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, ऑपोजिट भी केस हो सकता है। बात करते हैं गैस्ट्रिक एम्पटी टाइम की। तो ये भी एक है कि किस हिसाब से गैस्ट्रिक एम्पटी टाइम है। अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम कम है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम भी एक फैक्टर है जो कि डिपेंड करेगा कैसे कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है बॉडी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डायरेटिक्स। डायरेटिक्स के बारे में जानना है। सबसे पहले डायरेटिक्स क्या होते हैं? डायरेटिक्स ऐसे एजेंट्स हैं जो कि इंक्रीज करेगा यूरिन के फ्लो को। डायरेटिक्स इज द एजेंट व्हिच इंक्रीजेस यूरिन एंड सोल्यूट एक्सक्रीशन। अब किडनी क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है, तो उसको एक्सक्रीटरी कहते हैं। क्योंकि वो एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है। अब बात करते हैं कि नाइट्रीयूरेटिक्स क्या होते हैं? वो ऐसे एजेंट्स हैं जो इंक्रीज करेंगे सोडियम के एक्सक्रीशन को फ्रॉम द किडनी, ठीक है।
एक्वायूरेटिक्स क्या होते हैं? एक्वेटिक्स वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को। अब क्लासिफिकेशन की बात करें अगर डायरेटिक्स के, तो आते हैं हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स। हाई एफिशिएंसी मतलब कि ये ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। और एक जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अलग अलग पार्ट्स हैं। नेफ्रॉन्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि बात करें बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के ड्रग्स काम करेंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स काम करेगा। हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स जो है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? जैसे कि फ्यूरोसामाइड, ब्यूमेटानाइड, ये सारे ड्रग्स जो हैं ये आएंगे हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स में। बात करते हैं अब नेक्स्ट इज मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स। ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को। सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनहिबिट करके इनके पास भी दो पार्ट में क्लासिफिकेशन डिवाइड है, दैट इज बेंजोथायाडायाजीन एंड थायाजाइड लाइक। ठीक है, बेंजोथायाडायाजीन में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड। तो ये सारे क्या हैं? बेंजोथायाडायाजीन डेरिवेटिव्स में आ रहे हैं। आगे बात करते हैं थायाजाइड लाइक में, इसमें आते हैं क्लोरथायालिडोन। ये जो ड्रग है वो क्या है? थायाजाइड लाइक में है। ओके, हाई एफिशिएंसी डाययूरेटिक्स। हाई एफिशिएंसी डाययूरेटिक्स जो है इसके बारे में बात करें, इसका एक और नाम है, क्या है उसका? लूप डायरेटिक्स नाम है। ठीक है, अब अगर लूप डायरेटिक्स नाम है तो ये क्या है? ये एक और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेंशन करना चाहूंगी, वो है कि ये लूप डायरेटिक्स वो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं किसके लिए? कंजक्टिव हार्ट फेलियर के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट की वीक डायरेटिक्स। वीक डायरेटिक्स में कौन से आते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स दैट इज एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, पायरेनोलेक्टोन। और उसके बाद बात करते हैं इनहिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल दैट इज एमिलोराइड। देन नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में मैनिटॉल, यूरिया, आइसोसोर्बाइड एंड ग्लिसरॉल। एंड ज़ैंथीन्स में आएगा क्या? थियोफाइलिन। तो ये क्या है? वीक डायरेटिक्स हैं। तो हमने डायरेटिक्स के बारे में जाना कि डायरेटिक्स क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। वो बेसिकली 3 क्लास में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन इट्स एफिकेसी, कितना वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, कितना वो अपना फंक्शन शो करता है, उस पे 3 क्लास में डायरेटिक्स को डिवाइड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग अपना एक्शन कैसे शो कर रहा है उसको हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, इसमें रिसेप्टर्स तो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि हम लोग आजकल यूज करते हैं। तो रिसेप्टर्स का मतलब क्या है? रिसेप्टर्स पहले तो ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि यहाँ पे मान के चलिए रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे ड्रग आते हैं, इनसे अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद ये अपने में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं, ड्रग्स में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं कि हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन रिसेप्टर का खुद का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन या खुद का कोई फंक्शन नहीं होता है। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल और अ बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल दैट सर्व टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल or drug and initiate the response to it, but itself has no other function. इसका खुद का कोई फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर ड्रग्स और रिसेप्टर्स को कॉम्प्लेक्स बनता है पहले एंड देन फिर वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। एफिनिटी क्या है? ड्रग्स रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद वो किस तरीके से बाइंड है, क्या वो कौन से बॉन्ड से बाइंड है, क्या वो कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बाइंड है, उस पर डिपेंड करेगी उसकी एफिनिटी। द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू गेट बाउंड टू द रिसेप्टर इज नोन एज एफिनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की तरफ। एगोनिस्ट का क्या मतलब है? अ ड्रग दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। अगर आप ड्रग जो है वो कोई ड्रग है, जैसे फार्माकोलॉजिकली जो बॉडी में हो रही है, वो कोई केमिकल आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, वो अपना एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने जो ड्रग दिया है
वो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होकर सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर शो करेगा तो उसको हम कहेंगे एगोनिस्ट। लेकिन अगर वो रिसेप्टर से बाइंड होके या फिर वो प्रिवेंट करेगा एगोनिस्ट को बाइंड होने के से, तो उस टाइप के एजेंट्स, उस टाइप के ड्रग्स को कहेंगे एंटागोनिस्ट। ये क्या हुआ? प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू द रिसेप्टर और ब्लॉक इट्स इफेक्ट एंड इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट। इट डज नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ एनी इफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके इंट्रेंसिक एक्टिविटी के बारे में। तो इंट्रेंसिक एक्टिविटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजी। जो ड्रग है जो अपना फार्माकोलॉजी जो शो करता है, वो उसको शो करने की एबिलिटी को हम कहते हैं इंट्रेंसिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले वायरस होता क्या है? वायरस क्या है? अगर हम बॉडी के बाहर उसको निकाल के रखें तो वो है नॉन लिविंग सिस्टम, लेकिन अगर उसको बॉडी के अंदर रखे तो वो बॉडी के सारे चीजों को यूज करेगा, उसके वाटर, ऑक्सीजन, जो भी उसके ग्रोथ के रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन के रिक्वायर्ड, वो यूज करने लगता है। तो उसको एक लिविंग सिस्टम की जरूरत होती है फॉर इट्स मल्टीप्लीकेशन, एंड तो इसलिए हम उसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम। ठीक है, वायरस रेप्लिकेट्स ओनली इन दी इनसाइड द सेल, मतलब कि वो लिविंग सिस्टम के अंदर ही रेप्लिकेट करता है। सर्टेन वायरस मल्टीप्लाई इन द साइटोप्लाज्म बट अदर डू इन द न्यूक्लियस। कुछ जो वायरस हैं वो साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई होते हैं और कुछ जो हैं वो न्यूक्लियस में भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब वायरस क्या है? कुछ सिमिलैरिटी, कुछ एनालॉग्स होते हैं प्यूरिन के, कुछ होते हैं पायरामिडीन के, और ज्यादातर जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो प्रो ड्रग के फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एंटीवायरल ड्रग्स टारगेट दी वायरल डीएनए एंड आरएनए। चलिए इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन डिवाइड किया गया है कि वो किस किस ड्रग्स किस किस डिजीजेस में यूज हो रहे हैं। क्या वो एंटी हर्पीज वायरस में, एंटी हर्पीज डिजीज में यूज हो रहे हैं? अगर उसमें यूज हो रहे हैं तो उसको कहेंगे एंटी हर्पीज वायरस डिजीज ड्रग्स। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स, इसमें एमेटिडीन, रेमेटिडीन, तो ये सारे ड्रग्स आएंगे। नेक्स्ट आते हैं एंटी हेपेटाइटिस वायरस, इसमें दो पार्ट्स आते हैं, फॉर हेपेटाइटिस बी एंड फॉर हेपेटाइटिस सी। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिपेयर नोट्स ऑन परगेटिव एंड लेक्सेटिव। देखिए परगेटिव और लेक्सेटिव्स में क्या है कि परगेटिव्स और लेक्सेटिव्स को कभी कभी हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, परगेटिव्स क्या होता है? दैट प्रमोट्स डेफिकेशन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेक्सेटिव्स और कैथार्टिक्स। ठीक है, लेक्सेटिव्स और हैव अ माइल्डर एक्शन। लेक्सेटिव्स क्या है? वो उनके एक्शंस कम होते हैं। अगर हम बात करें परगेटिव्स और कैथार्टिक्स की तो उनका एक्शन वो उनका एक्शन जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, कार्मिनेटिंग एजेंट्स क्या है? जो कि रिमूव करेंगे गैसेस फ्रॉम दी गट्स, तो इसको कहेंगे हम कार्मिनेटिंग एजेंट्स। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इनके क्लासिफिकेशन में आप हर क्लासिफिकेशन से चार चार दो दो तीन तीन जितने भी ड्रग्स या जितने भी सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उनको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, स्टूल सॉफ्टनर हैं, ऑस्मोटिक परगेटिव्स हैं एंड स्टिमुलेंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफाइन एंड क्लासिफाई ब्रोंकियोडाइलेटर्स। ब्रोंकियोडाइलेटर्स का मतलब आपको पता है, जो कि ब्रोंकाई को डायलेट करें। तो ठीक है, ब्रोंकियोडाइलेटर्स यूज किस में हो सकते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज हो सकते हैं किसमें? अस्थमा में। अभी मैंने बताया था सेम कि ब्रोंकियोडाइलेशन कौन कॉज कर रहा है। हमारे पहले क्वेश्चन में, पहले या दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया था कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज हो सकते हैं। चलिए आगे इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स क्या शो होते हैं? डिप्सनिया शो होती है, वीजनिंग साउंड आती है, वीजिंग साउंड आती है, कफ एंड मे बी लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स यूज हो सकते हैं जैसे कि सॉल्ब्यूटेमॉल, टर्ब्यूटैलिन। देन आते हैं मिथाइल ज़ैंथीन, थियोफाइलिन, अभी इसको भी मैंने डायरेटिक्स में भी यूज होते हैं बताया था आपको। देन आते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, अभी मैंने आपको वही रिवाइज कराया था। एंटीकोलिनर्जिक में क्या? एप्राट्रोपियम एंड थायोट्रोपियम।
प्रोपियम। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, जिसमें आते हैं मोंटेल्यूकास्ट, ज़ेफिरल्यूकास्ट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जिसमें आएंगे सोडियम क्रोमोगाइलेट ग्लाइकेट सॉरी। देन आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसमें या तो सिस्टमिक फॉर्म में दे सकते हैं या फिर इनहेलेशनल फॉर्म में दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंटी आईजीई एंटीबॉडीज, ये भी यूज होते हैं एज अ ब्रोंकियो डायलेटर। तो ये सारा क्लासिफिकेशन था किसके लिए? ब्रोंकियो डायलेटर के लिए। चलिए बात करते हैं, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक्स होते क्या हैं। जनरल एनेस्थेटिक मतलब कि अगर आपको सीएनएस को डिप्रेस करना है ताकि आपका थोड़ी देर के लिए रिवर्सिबली आपका कॉन्शियसनेस लूज हो जाए, तो ये क्या है कि सीवियर कभी पेन होने वाला है, जैसे कि सर्जरी है, बहुत ज्यादा पेन होगा, तो इसके वजह से हमें एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ती है। तो क्या है, ये प्रायर टू द सर्जरी दी जाती है और इंड्यूस करती है रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिक एंड मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट शो करती है। चलिए बात करते हैं इसके आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ जनरल एनेस्थेटिक के। तो क्या है, ये होने चाहिए नॉन इरिटेंट, प्रोड्यूस रैपिड एक्शन, तुरंत अपने एक्शन शो करना चाहिए, ये इतना अफोर्डेबल होना चाहिए और कंपैटिबल विद अदर ड्रग्स, मतलब कि अगर हम दूसरे ड्रग्स दे रहे हैं तो उनके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेट इंटरैक्शन या कुछ ऐसे फंक्शन एडवर्स इफेक्ट ना शो करे, वो दूसरे ड्रग्स के साथ कंपैटिबल हो। तो ये भी एक आइडियल प्रॉपर्टी है ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। फिर बात करते हैं, प्रोड्यूस करना चाहिए एनाल्जेसिक इफेक्ट को और शुड बी इनर्ट। तो ये सारे इसके आइडियल प्रॉपर्टी हैं किसके? जनरल एनेस्थेटिक के। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो है यूजुअली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं, दैट इज इनहेलेशनल में भी वॉलेटाइल एंड गैसियस आते हैं, ईथर एंड साइक्लोप्रोपेन। बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, दैट और इनमें भी बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। केडीटी में बहुत सारे क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से इसको अच्छे से क्लासिफाई किया गया है। जैसे इनहेलेशनल में गैसियस और वोलेटाइल को डिफरेंशिएट किया गया, गैसियस में नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल में आते हैं ईथर, थायो, हेलोथेन। एंड देन आता है इंट्रावेनस मतलब पेरेंटल रूट से जो दिया गया है, और जो फास्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं और जो स्लो एक्टिंग ड्रग्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फास्ट एक्टिंग में आते हैं थियोपेंटोन, और फिर स्लो एक्टिंग्स में भी डिवाइड किया गया, सब कैटेगरी किया गया है, किसमें? बेंजोडायजेपिन में, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन जिसको हमें मेंशन करना होगा और ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है, गिव द क्लिनिकल यूज ऑफ कैल्सिटोनिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हमारा हार्मोन चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कैल्सिटोनिन पहले होता क्या है। कैल्सिटोनिन इज 32 अमीनो एसिड लीनियर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। अब कैल्सिटोनिन फंक्शन कैसे करता है? वो बोन में अलग फंक्शन शो करता है और किडनी में अलग फंक्शन शो करता है। बोन में क्या है? डायरेक्टली इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्ट ऑफ द बोन, तो जिसके वजह से क्या है, बोन में रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, अब किडनी में वो क्या करता है? किडनी में वो डिक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन किसका? कैल्शियम और फॉस्फेट का। अब किडनी में अगर रीएब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो कैल्शियम फॉस्फेट सारे मूव हो जाएंगे कहां? आउट ऑफ द बॉडी, जिसके वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? डिक्रीज होगा क्या? प्लाज्मा में कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है, तो अब इसके यूजेस की अगर बात करें तो ये क्या हाइपरकैलेमिया में यूज हो रहा है, हाइपरकैलेमिया में, पेजेट डिजीज में यूज हो रहा है, बोन पेन इन न्यूप्लास्टिक डिजीज, मेनोपॉजियल ऑस्टियोपोरोसिस में यूज हो रहा है, और ये क्या है? ट्यूमर मार्कर फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेडुलरी थायराइड कैंसर में यूज होता है। बात करें प्रोजेस्टेरॉन की, प्रोजेस्टेरॉन की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी, प्रोजेस्टेरॉन यूज हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? यूज होता है इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो इसमें क्या है? यूज्ड विद एस्ट्रोजन इन कंबाइंड ओरल थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में यूज हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह यूज होता है एस्ट्रोजन के साथ। लेकिन वो अगर अकेले यूज हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। ठीक है, वो इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट
प्रोजेस्टेरॉन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह भी यूज हो सकता है। ये यूज होता है इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी, और अदर यूजेस भी है इसके, जैसे कि ये सेकेंड एंड थर्ड लाइन ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है, और ये रीनल कार्सिनोमा में भी यूज होता है। तो ये सारे हैं इसके क्लिनिकल यूजेस। आइए हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब या गिव द फॉलोइंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन कॉज्ड बाय अल्कोहल। अल्कोहल क्या क्या फंक्शन, क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है इफ अल्कोहल इज कंज्यूम्ड इन द बॉडी। तो अल्कोहल क्या है, इथेनॉल। मिथेनॉल तो कंज्यूम कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो क्या करेगा, वो पॉइजनस है, ठीक है, वो क्या करेगा, आंख में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल अगर सीएनएस की बात करें तो सीएनएस में वो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट शो करता है। डोज डिपेंडेंट इफेक्ट का मतलब इनिशियली वो स्टिमुलेशन करेगा और बाद में वो डिप्रेस करता है ब्रेन को। लोकली एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट शो करेगा। सीवीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वो वेसोडाइलेशन एंड फ्लशिंग करेगा। इफ इट इज गिवन इन लार्जर डोज देन कॉजेज मायोकार्डियल। अब जीआईटी में वो क्या करेगा, एपेटाइट, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, एग्रीवेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर करता है, ठीक है। अब क्या है, लिवर में वो फैटी डिग्रेडेशन करता है एंड एल्कोहलिक हेपेटाइटिस सिरोसिस कॉज करता है। देन रेस्पिरेटरी सेंटर में वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है। देन बात करें अगर फॉल इन ये बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, कैसे, स्वेटिंग बढ़ाता है, और अगर स्वेट इवापोरेट होता है तो ऑटोमेटिकली कूलिंग सेंसेशन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं किडनी में, तो ये डायरेसिस कॉज करता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एडीएच हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन को इनहिबिट करने के वजह से ये डायरेसिस शो करता है। थैंक यू सो मच। आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच कि आपने इतने पेशेंटली मेरी बातों को सुना है, समझा है, और इनको आप एक बार वापस रिवाइज करिएगा तो आपको समझ आएगा कि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमने अभी एक बुक लॉन्च किया है एक एग्जिट एग्जाम के लिए। एग्जिट एग्जाम जो बच्चे, जो डी फार्म के बच्चे एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ये बुक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बुक जो है थ्योरी बुक भी है और एमसीक्यूज बुक भी है, तो ये दोनों ही बुक अवेलेबल है। आप इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मंगाइए और ये आपको बहुत ही ज्यादा आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच।